मादक पदार्थ और अपराध संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी के दक्षिण पूर्व एशिया अफीम सर्वेक्षण 2023 के अनुसार म्यांमार अफीम उत्पादन में विश्व का शीर्ष देश बना। म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़कर विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक देश बना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि तालिबान के शासन में आने के बाद अफगानिस्तान में अफीम के उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 95% की गिरावट आई है। विश्व के कुछ प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो यहां से हमें दो प्रमुख क्षेत्रों को जरूर याद रखना है। यहां से प्रश्न हमारे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र, इसे गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है अर्थात स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज में 3 देश अवस्थित हैं, जिसमें बर्मा अर्थात म्यांमार, थाईलैंड और लाओस आते हैं। यह क्षेत्र मेकोंग नदी के सीमा पर अवस्थित है। मेकोंग नदी के सीमा पर ही बर्मा, थाईलैंड और लाओस ये तीनों देश आपस में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र है गोल्डन क्रिसेंट अर्थात स्वर्णिम अर्धचंद्र। स्वर्णिम अर्धचंद्र में 3 देश आते हैं। इन तीनों देशों को आप पाई कोड के जरिए याद रख सकते हैं, PAI। यहां P से मतलब है पाकिस्तान, A से मतलब है अफगानिस्तान और I से मतलब है ईरान। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि गोल्डन क्रिसेंट, क्रिसेंट का मतलब होता है अर्धचंद्र और अर्धचंद्र मुस्लिम देशों के लिए एक धार्मिक प्रतीक है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कंफ्यूजन के केस में कि अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो कि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट में कौन सा क्षेत्र किधर अवस्थित है, तो आप अर्धचंद्र से मुस्लिम देशों को रिलेट कर सकते हैं। मुस्लिम देशों के अंतर्गत PAI आप याद रखिएगा। यहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान अवस्थित हैं अर्धचंद्र में, और स्वर्णिम त्रिभुज में बर्मा, थाईलैंड और लाओस अवस्थित हैं। इन 2 प्रमुख अफीम उत्पादन क्षेत्रों के अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका महादेश में कोलंबिया जो देश है, यह भी अपने अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही साथ उत्तरी अमेरिका में मेक्सिको भी अपने अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये सभी क्षेत्र अपने इलीगल अफीम उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों क्षेत्र हैं, एक गोल्डन क्रिसेंट और एक गोल्डन ट्रायंगल। यहां से आप 3 देशों के नाम याद रखिएगा जो जो इन क्षेत्रों में अवस्थित हैं। पूछा जाता है कि गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट में कौन कौन से देश अवस्थित हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे यूपीपीसीएस, यूपीएससी या कोई भी अन्य एग्जामिनेशन जो आप देने जा रहे हैं उसके लिए। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर्स की। तो यहां से हमें ध्यान रखना है कि चीन ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत भौतिक प्रयोगशाला डीप अंडरग्राउंड और अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट अर्थात DURF लॉन्च की। इसे 2400 मीटर की गहराई में डीप अंडरग्राउंड और फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के लिए अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। इसका निर्माण दक्षिण पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के लियांगशान ईस्ट स्वायत्त प्रांत में जिनपिंग पर्वत के नीचे किया गया है। यहां आप मैप में देख सकते हैं चीन के ये जो प्रांत है, इस प्रांत को सिचुआन प्रांत के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी चेंगडू है। चेंगडू के पास में ही इस प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है। चीन देश की बात करें तो यह देश एशिया महादेश के पूर्वी छोर पर अवस्थित है। यहां का बहुत ही सिंपल टोपोग्राफिक मैप आप ये देख सकते हैं, जिसके उत्तर में मरुस्थल अवस्थित हैं, पूरब में विस्तृत तटीय मैदान अवस्थित हैं तथा पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में पर्वत और पठार अवस्थित हैं। यहां की कुछ प्रमुख नदियों को आप पिया कोड के जरिए याद रख सकते हैं, PYYA पिया। यहां पर P का मतलब है पर्ल नदी जो कि दक्षिण चीन सागर में अपने जल को प्रभावित करती है। Y का मतलब है यांगजी नदी, यह नदी ईस्ट चाइना सी में अपने जल को प्रभावित करती है। और दूसरे Y का मतलब है येलो नदी। येलो नदी इसे हुआंगहो नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह बोहाई सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। और A से हो गया आमूर नदी। आमूर नदी रसिया और चीन के सीमा पर अवस्थित है और यह नदी ओखोटक्स सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि चीन में ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो इसके पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में यांगजी नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है तथा किसी एक देश के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। चीन के पूरब में प्रवाहित होने वाली इन 4 नदियों के अतिरिक्त चीन के दक्षिण में 4 प्रमुख नदियों का और उद्गम होता है। इन 4 प्रमुख नदियों में मेकोंग नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है और यह नदी दक्षिण चीन सागर में आके अपने जल को प्रवाहित कर देती है। इसके साथ ही साथ ये वाली जो नदी है, इस नदी को साल्वीन नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का भी उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। यह नदी अंडमान सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। इसी तरह यहां पर ये जो आप नदी देख रहे हैं, एक छोटी नदी, इसे इरावदी नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी भी
तिब्बत के पठार से उद्गमित होती है और अंडमान सागर में अपने जल को प्रवाहित करती है। इन 3 नदियों के अतिरिक्त यहां पर एक नदी है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत के पठार में उद्गमित होती है और इसे यहां पर सांगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और अंततः यह नदी बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। तो इस प्रकार से चीन के दक्षिण से प्रवाहित होने वाली ये 4 नदियां हैं जिन्हें आप भीष्म कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहां पर बी का मतलब है ब्रह्मपुत्र नदी, आई का मतलब है इरावदी नदी, एस का मतलब है साल्वीन नदी और एम का मतलब है मेकोंग नदी। इन नदियों का क्रम आप पश्चिम से पूरब की तरफ याद रख सकते हैं और चीन के पूरब में प्रवाहित होने वाली 4 नदियों को आप PYYA कोड से याद रख सकते हैं, जिसका डिस्कशन अभी हम ऊपर कर चुके हैं। नदियों के अतिरिक्त चीन के कुछ प्रमुख मरुस्थलों की अगर बात करें तो यहां से 2 मरुस्थल काफी इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें से पहला मरुस्थल है टकला माकन का मरुस्थल। यह मरुस्थल कुल्लुन पर्वत श्रृंखला और तियनशान पर्वत श्रृंखला के मध्य में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त यहां पर ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, इस क्षेत्र को गोबी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश और चीन देश के सीमा पर अवस्थित है। तो यहां से ये 2 प्रमुख मरुस्थल हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में संपन्न हुआ। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2023 हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद विषय के साथ आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया था। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रतिवर्ष 10 नवंबर को नेशनल आयुर्वेदा डे अर्थात राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन मनाया जाता है। 2023 में मनाए गए नेशनल आयुर्वेदा डे 8वां आयुर्वेद दिवस था तथा इस बार की थीम थी आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ तथा 2023 में मनाए गए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की टैगलाइन आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे अर्थात हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद था। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसे 33वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आपके ऑप्शन है पुष्पा भारती, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, असगर वजाहत या फिर प्रोफेसर शरद पगारे। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।